एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्व श्रेणी में उसका अगला भाग। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुरुत्व श्रेणी को पहचानेंगे कैसे, उसका nवां पद कैसे लिखेंगे और उसके n या इन्फिनाइट सम उस सीरीज का कैसे निकालेंगे। आज हम देखते हैं जीपी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने एपी में देखा था कुछ प्रॉपर्टी या इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऐसे हम जीपी के देख लेते हैं। तो मान लीजिए कोई सीरीज है A1 A2 A3 A4 AN, ये जीपी में है। तो जीपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट क्या है कि जीपी के शुरुआत से और अंत से सेम नंबर पे जो टर्म होगा उसका प्रोडक्ट वो फिक्स होगा, वो कांस्टेंट होगा और आपस में इक्वल होगा। अगर शुरुआत से हम पहला ले रहे हैं तो अंत से भी हम पहला लेंगे। स्टार्टिंग से जो नंबर का टर्म हम लेंगे और अंत से जो इस नंबर का टर्म हम लेंगे, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो फिक्स वैल्यू होगी और आपस में इक्वल होंगे। मतलब A1 डॉट AN इक्वल होगा A2, ये दूसरा पद है तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, ये अंत से दूसरा है, ये शुरुआत से दूसरा है। यहाँ पे ये अंत से पहला था और ये शुरुआत से पहला था, ये अंत से पहला था। यहाँ पे ये शुरुआत से दूसरा है तो यहाँ भी अंत से दूसरा लेंगे तो आ जाएगा AN-1 बराबर ये शुरुआत से तीसरा A3, अंत से तीसरा, इससे एक और कम AN-2 और ये इसे चलता चला जाएगा। शुरुआत से जिस नंबर का टर्म लेंगे वही टर्म हम अंत से लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे तो फिक्स होगा। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इवन नंबर है तब तो आपको पेयर मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर है, मतलब अगर ये सम संख्या है, नंबर ऑफ टर्म अगर n जो है वो सम है तब तो आपको सबका पेयर मिल जाएगा। लेकिन अगर विषम है, ऑड है, तब आप उसको कैसे लिखेंगे। जैसे देखिए मैं एक सीरीज लिख देता हूँ 4 8 16, इसमें विषम संख्या है, पद जो है विषम में है, 3 है, यहाँ पे इनकी वैल्यू 3 है और मैं एक लिख दे रहा हूँ 2 4 8 16, यहाँ पे n 4 है मतलब सम है। तो यहाँ पे देखिए शुरुआत से पहला अंत से पहला 2 गुणे 16 इक्वल टू शुरुआत से दूसरा अंत से दूसरा 4 गुणे 8। ये देखिए ये भी 32 है और ये भी 32 है, तो ये प्रॉपर्टी है। लेकिन और में देखिए आपको विषम में आपको ये शुरुआत से पहला अंत से पहला इक्वल टू, अब देखिए शुरुआत से दूसरा और अंत से दूसरा भी यही है, शुरुआत से दूसरा भी यही है, अंत से दूसरा यही, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे 8 × 8। यही इसको समझना था। जब विषम होगा तो जो एक उसमें एक ऐसा टर्म होगा जो, यानी कि उसमें जो अगर विषम होगा, n अगर विषम है, ऑड नंबर है, तो जो n+1 जो टर्म होगा ये 2 बार, ये 2 बार लिया जाएगा। ये हमेशा शुरुआत से और अंत से यही एक सिंगल टर्म होगा जो होगा। मतलब अगर n की वैल्यू 3 है तो दूसरा पद, n की वैल्यू 5 है तो तीसरा पद, ये रिपीट होगा, इसको हम 2 बार लेंगे। जैसे ये सीरीज देखिए जीपी में है, तो अगर जीपी में है तो शुरुआत से और अंत से पहले का योग देखिए 50 तिहाई 150 में से 6 गया 144, फिर अंत से दूसरा, शुरुआत से दूसरा अंत से दूसरा 24 छक्का 144, अंत से तीसरा और शुरुआत से तीसरा अंत से तीसरा, तो ये सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे 12 गुणे 12 या इसका स्क्वायर कर देंगे। आपको नहीं समझ आता तो आप समझिए उस टर्म का हम स्क्वायर कर देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो ही जाएगा। तो देखिए ये भी आपका 144 और सब में तो आपको पेयर मिल जाएगा, और में आपको ये बात ध्यान देनी थी। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है कि कोई जीपी है
अगर उसमें फिक्स वैल्यू से सभी टर्म में मल्टीप्लाई किया जाए और सभी टर्म में डिवाइड किया जाए या इनकी पावर लगा दिया जाए तो भी वो टर्म क्या होगा, जीपी में होगा, बशर्ते वो टर्म क्या हो जो जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो जीरो ना हो। मतलब अगर हम पूरी सीरीज में के से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये सीरीज किस में होगी, जीपी में होगी। के की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा डिवाइड कर दें तो भी किस में होगी, जीपी में होगी। अगर इनकी पावर लगा दें, हमने क्या किया सबकी पावर, तब भी ये क्या होगा, जीपी में होंगे। यानी कि कोई जीपी है उसमें कोई फिक्स वैल्यू जो नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी जीपी में, डिवाइड करें तब भी जीपी में, और पावर लगा दें तब भी वो जीपी में होगा। तीसरा पॉइंट देखिए कि अगर जीपी में हमें कभी 3 नंबर मानने हो, 3 नंबर मानने हो तो हम कैसे मानेंगे। तो आपको पता है कि जीपी जो होता है अगर ए और आर के टर्म में लिखें तो हम लिखते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे सीरीज चलती रहती है। तो हमें 10 टर्म मानना हो तो ए आर स्क्वायर मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इस तरीके से मानते हैं कि जब उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आर या ए कैंसिल हो जाए ताकि मुझे एक वेरिएबल मिले। जैसे हम एपी में क्या करते थे, ऐसा टर्म मानते थे जो जोड़ने पे डी कैंसिल हो जाए, केवल हमें ए मिल जाए। तो यहाँ भी कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। हम जब 3 टर्म मानना होगा तो हम मानेंगे ए आर सॉरी ए बाई आर ए आर। अब जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आर कैंसिल हो जाएगा, ए मिल जाएगा। अच्छा 4 टर्म मानने हो तो हम मानेंगे ए आर क्यूब, ए बाई आर ए आर क्यूब। ऐसा क्यों माने हैं, ये जो टर्म मानते हैं इस तरीके से मानते हैं ये टर्म जो हो जीपी में भी हो। ऐसा नहीं हम कुछ भी मान लें आधा कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं है कि हम जैसे टर्म अगर मानना हो तो हम ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर ए आर स्क्वायर भी मान सकते हैं। लेकिन हमें देखना होगा क्या ये जीपी में है, तो ये जीपी में नहीं है। तो जीपी में नहीं है तो इसको नहीं मान सकते। हम इस तरीके से मानेंगे जीपी में भी हो और आर हमारा कैंसिल हो जाए। ऐसे एपी में भी था, हम अगर 5 टर्म मानने हो तो ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर ए आर स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे तो ये टर्म जो होगा वो जीपी में होगा और आर आपस में मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल भी हो जाएंगे। तो बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इतना ध्यान देना हो कि हम कोई भी टर्म माने इस तरीके से कि आर कैंसिल हो जाए और वो टर्म जीपी में हो। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, चौथी प्रॉपर्टी हमारी है कोई जीपी है जिसका पहला पद या सीरीज जो है A1 A2 A3 A4, इसका जो कॉमन रेशियो है सार्वत्रिक अनुपात वो R1 है। और कोई GP2 है जो B1 B2 B3 B4 है और इसका सार्वत्रिक अनुपात R2 है। यानी कि जो जीपी है पहले का A1 A2 A3 सार्वत्रिक अनुपात R1, दूसरे का B1 B2 B3 B4 सार्वत्रिक अनुपात R2। ये दोनों जीपी में अगर इनको सभी टर्मों को टर्म वाइज मतलब पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे के, तीसरे को तीसरे में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट सीरीज होगा वो भी जीपी में होगा और उसका जो सार्वत्रिक होगा वो R1 इंटू R2 होगा। यानी कि A1 B1 A2 B2 A3 B3 ये भी जीपी में होंगे और इसका जो सार्वत्रिक होगा R1 इंटू R2 होगा। तो ये भी आप बात ध्यान दीजिए। अच्छा पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी क्या है कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 ये अगर जीपी में है, ये अगर जीपी में है तो इनका लॉग A1 लॉग A2 लॉग A3 ये हमारे एपी में होंगे। अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जीपी में जैसे आप देखिए ये सीरीज -2 -4 -8 -16 ये भी
जीपी में है ना, ये जीपी में। लेकिन इस केस में आपको ध्यान देना है जो सभी टर्म हैं ए आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। 0 तो वैसे भी नहीं हो सकता जीपी का कोई टर्म। ए आई का मतलब हो गया आई बिलोंग टू 1 2 3, यानी कि A1 A2 A3 A4 जितने भी AN जितने भी टर्म हो पॉजिटिव होने चाहिए, तब हम ये कहेंगे कि उसका लॉग जो होगा वो एपी में होगा। पॉजिटिव क्यों हम बोल रहे हैं कि लॉग के अंदर निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर कोई सीरीज जीपी में है और उसमें टर्म जो है वो निगेटिव है, कोई भी टर्म निगेटिव में है, तो हम बोल देंगे कि वो जो सीरीज है उसमें ये केस अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लॉग के अंदर निगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम बोलेंगे ये जब सभी टर्म पॉजिटिव होंगे तब ये केस ट्रू होगा। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू होगा इसका उल्टा भी ट्रू होगा। अगर log A1 log A2 log A3 AP में है तो वो भी क्या होंगे, A1 A2 A3 GP में होंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जीपी में कि शुरुआत से पहला जिस नंबर से शुरुआत से लेंगे उसी नंबर से अंत से लेंगे, उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी वो फिक्स होगी और आपस में इक्वल होगी। और किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड या उसकी पावर किया जाए तब भी वो टर्म क्या होगा, जीपी में होगा। 3 टर्म मानने हो तो इस तरीके से, 4 इस तरीके से, 5 इस तरीके से मानते तब इनको मल्टीप्लाई करें तो आपस में आधा जो अनुपात है कॉमन रेशियो वो कैंसिल हो जाए। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक जीपी है, 2 जीपी हैं, अगर उनके ईच टर्म को क्रम वाइज मतलब पहले को पहले में दूसरे को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका कॉमन रेशियो भी मल्टीप्लाई हो जाता है। रिजल्टेंट के जो रिजल्टेंट जीपी होगी मतलब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो जीपी में आ जाएगी और उसका जो कॉमन रेशियो होगा वो इन दोनों के कॉमन रेशियो के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। और पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई टर्म जीपी में है और सभी टर्म उसमें पॉजिटिव हैं तो उसका लॉग लेने पे वो टर्म क्या हो जाएंगे, log A1 log A2 AP में होंगे। इसका वाइस वर्सा उल्टा भी ट्रू है। ये जीपी का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। अब इस पे हम एक दो सवाल कर लेते हैं। तो सवाल लिखिए, गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 19 है और उनका गुणनफल 216 है, तो तीनों संख्याओं का मान बताइए। तो हमें यहाँ गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्याएं योग और गुणनफल दिया है, हमें यहाँ पे 3 संख्या मानना है। तो आपको बता दें जब गुणोत्तर श्रेणी में 3 संख्या मानना तो हम मानेंगे A/R A/R, ताकि इनको मल्टीप्लाई करने पे सारा अनुपात कैंसिल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपको लिखना होगा कि A जो है इस श्रेणी का माना, इस श्रेणी का पहला पद A और कॉमन रेशियो सारा अनुपात R है, तो उसके 3 टर्म को क्या मान सकते हैं हम, A/R A/R। तो सबसे पहले इसका गुणनफल निकाल लेते हैं। इनका गुणनफल दिया 216 है, तो A/R गुणे A गुणे AR, इसकी वैल्यू दिया है 216। यहाँ से आधा कैंसिल हो जाएगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी 216, तो एक वैल्यू 6। तो हमें इस जीपी का पहला पद पता चल गया, एक वैल्यू पता चल गई क्योंकि ए आसाम से कैंसिल हो गया। अब जब ए पता चल गया तो इसमें एक और दिया है कि इनका योग दिया है, तो हम इनका योग निकाल लेते हैं। तो A/R प्लस A प्लस AR की वैल्यू दिया है 19, तो यहाँ से 1/R प्लस 1 प्लस R, एक उधर जाएगा क्या हो जाएगा 19/6। एक कॉमन लेकर हमने क्या किया, डिवाइड किया। अगर एक कॉमन लें और एक वैल्यू कितनी है 6, तो 6 लिख दिया तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ देखिए आपस में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा R1 प्लस R स्क्वायर, उधर जाएगा तो हो जाएगा 19R/6। अब 6 को इधर ले आए, अगर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो हो जाएगा 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर, तो ये बाइनोमियल बन गई। तो 6 स्क्वायर है, इसको इधर रखिए। अब 19R इधर आएगा और 6R कितना हो जाएगा -13R, 13×6 19 और प्लस 6 बराबर 0। अब ये बाइनोमियल बन गई तो आप फैक्टर कर लीजिए, 6×4 36। आप ऐसा करिए कि जोड़ने पे 13 गुणा करने 36, तो -9 -4,
तो यहाँ से आप देखिए 6 स्क्वायर बराबर 9r माइनस 4r प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ 3r बराबर हो जाएगा 2r, 3 दूनी 6 स्क्वायर माइनस 3। फिर यहाँ से देखिए 2 कॉमन लूँ अगर तो 2r माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से r की वैल्यू देखिए आप, तो अगर यहाँ पे एक ब्रैकेट और आएगा एक लाइन तो हो जाएगा 3r माइनस 2 और 2r माइनस 3 बराबर 0। अब दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कम एक संख्या की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी। तो अगर इसको 0 रखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अगर इसको रखेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 2/3। यानी कि दोनों केस में हमें ऐसी 3 संख्याएं हैं जो इस दोनों केस को सेटिस्फाई करती हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, हमें तीनों संख्याएं बतानी हैं। हमें a पता चल गया, r पता चल गया। तो अगर हम इस r को लें तो हमारी पहली संख्या हो जाएगी a/r। तो 6/2/3 करेंगे तो चलिए लिख देते हैं 6/a/r a/r और r की वैल्यू कितनी 2/3 इसको लिया है। तो 6/2/3 करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ कितना आएगा 9 और एक वैल्यू है 6 और AR वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 गुणे 2/3, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से हो जाएगा 4। तो एक हमें ये मिल गई सीरीज। अगर R की वैल्यू 3/2 लें तो अगर R की वैल्यू 3/2 लेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो 3 दूनी 6 4 और ये हमारा 6 ही है। यहाँ पे R की वैल्यू 3/2 है और फिर AR में क्या 6 गुणे 3/2, तो 2 तिहाई 6 9, यानी कि 9 6 4 और 4 6 9 दोनों ऐसी सीरीज है जिसका योग करने पे 19 और गुणा करने पे हमें 216 मिलेंगे। तो हमारे यही सब नंबर हो जाएंगे 9 6 और 4। अगर आपसे सीरीज पूछे तो दोनों आंसर होंगे 9 6 4 4 6 9। लेकिन अगर आपसे नंबर पूछे तो नंबर तो एक ही है दोनों में 4 6 और 9। तो यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए, जीपी के 11 पदों का गुणनफल बताइए जिसका छठा टर्म 5 है। सवाल को मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो सबसे पहले आप जीपी मान लीजिए A1 A2 A11 ये जीपी में है और हमें इनका गुणनफल बताना है। तो आपने जीपी की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जीपी के जो टर्म होते हैं वो शुरुआत से पहला और अंत से पहला, शुरुआत से दूसरा, अंत से दूसरा, उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है और वो फिक्स वैल्यू के इक्वल होता है। तो अगर इसमें आप टर्म देखेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 यही टर्म है। तो इनका वैल्यू जो होगा शुरुआत से और अंत से उनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा। तो शुरुआत से पहला, अंत से पहला, शुरुआत से दूसरा, अंत से दूसरा। अच्छा, आप इसमें जल्दी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 और 11 मिलके 12, 2 और 10 मिलके 12, तो यानी कि जो आएगा वो 12 बनेगा। यानी कि A3 के साथ A9, A4 के साथ A8, A5 के साथ A7 और A6 के साथ अब 12 आना है तो A6 आएगा। अब समझिए क्यों ऐसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है नंबर ऑफ पद, नंबर ऑफ टर्म, कुल पदों की संख्या वो विषम है, ऑड है। तो मैंने बताया था जो n+1/2 टर्म होगा वो उसको हम 2 बार लिखेंगे या उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आएगा क्या 11 + 1/2 यानी कि छठा टर्म। यानी छठा टर्म क्या आएगा, ये 2 बार लिखेंगे। मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में जब विषम नंबर ऑफ टर्म विषम होंगे, ऑड होंगे, तो हम उनको 2 बार लिखेंगे। अब देखिए इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल है और वो A6 के स्क्वायर के इक्वल है और हमें छठा टर्म दिया है उसकी वैल्यू 5 है। यानी कि ये सब किसके इक्वल होंगे 5 के स्क्वायर के। यानी कि सब किसके इक्वल होंगे 5 के स्क्वायर के। क्या मुझे A1 की वैल्यू पता है, नहीं,
A11 की नहीं, लेकिन A1 इंटू A11 को वैल्यू पता है, हाँ, तो किसके इक्वल है, 5 स्क्वायर के। मुझे इन दोनों की अलग अलग वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इनके गुणनफल की प्रोडक्ट की वैल्यू हमें पता है, वो 5 स्क्वायर है। और हमसे 11 पदों का गुणनफल पूछा है, यानी कि ये जो नंबर दिए हैं इनका गुणनफल पूछा है, इसी की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे आपको देखिए आपस में सब गुणा है, यानी कि अगर हम A1 और A11 को एक साथ लें तो ये पेयर मिल जाएगा, A2 और A10 को एक साथ लें तो ये पेयर मिल जाएगा, A3 को लें ये, A4 को लें ये, A5 को लें ये, यानी कि मुझे 5 पेयर मिल जा रहे हैं। और पांचों की वैल्यू क्या होगी, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, कितनी बार आएगा 5 स्क्वायर, 5 बार हमें पेयर मिल रहा है। देखिए पेयर 5 बार हमें पेयर मिला, तो इन सबको 5 स्क्वायर कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा, तो 5 बार तो हम लिख ही लेते हैं। अब यहाँ पे एक बच क्या गया, A6, जिसकी वैल्यू हमें 5 दी हुई है, उसको भी लिख लेंगे। 5 और उसकी पावर 1 हम लगा सकते हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई है, बेस इनका सेम है, तो पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगी। तो पावर जो है 2 पचे 10 1 11 है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर 11, यही आपका आंसर है। तो हमें 11 पदों का गुणनफल कितना आ जाएगा, 5 की पावर 11। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की कि शुरुआत से अंत से जिस नंबर का टर्म लेंगे, अगर पहला ले लें तो अंत से भी पहला, दूसरा ले लें तो अंत से दूसरा, उनकी वैल्यू फिक्स, गुणा उनका गुणनफल फिक्स होता है और आपस में इक्वल होता है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, धन्यवाद।